हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकंठ शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में जो प्रमुख राजस्थान की नदियां हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने राजस्थान की नदियों के बारे में अफवाह तंत्र और अफवाह प्रतिरोध और राजस्थान की प्रमुख नदियों की विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन किया था। आज अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो सीधे टॉपिक पे आते हैं। सब देखिए, हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे जो कांतली नदी के बारे में बात करेंगे। देखिए कांतली नदी राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी मानी जाती है। आपको पता है कि कांतली नदी है, ये राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है, क्योंकि इसका जो उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां यानी कि सीकर से इसका उद्गम होता है, और ये 100 किलोमीटर बहकर ये बालू के अंदर समा जाती है। ठीक है, और इस नदी के ऊपर राजस्थान की दो बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई है। जैसे एक सभ्यता है आपकी गणेश्वर सभ्यता जो सीकर में है, और दूसरी जो सभ्यता है वो कहाँ है, सुनारी सभ्यता, वो झुंझुनू के अंदर है। तो देख लीजिए, आप इसका लोकेशन देख लीजिए। देखिए, और ये देखिए आपकी कांतली नदी है, ये देखिए सीकर से जा रही है सीधे झुंझुनू के बाद में आपका चूरू में जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि सीकर और झुंझुनू और चूरू में ये प्रवाहित होती है, और आगे जाकर ये जो रेतीले मैदान है वहां पर जाकर ये बालू के अंदर समा जाती है। देखिए, ये जो कांतली नदी है ये चूरू और झुंझुनू जिले की बराबर सीमा बनाती है, यानी कि चूरू और झुंझुनू की बराबर सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी है। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट है माही नदी। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। माही नदी के बारे में आप बहुत डिटेल से पढ़िएगा। देखिए, माही नदी है वैसे मध्य प्रदेश से निकलती है, यानी कि मध्य प्रदेश के महंद झील धार जिला है और मध्य प्रदेश से ये निकलती है, यानी कि महंद झील है और मध्य प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, धार जिला है। ठीक है, और इस नदी की कुल लंबाई 576 है, यानी कि ये देखिए मध्य प्रदेश से राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा में प्रवाहित होने के बाद में ये डूंगरपुर में, और डूंगरपुर के बाद में वापस से गुजरात में जाती है। तो कहने का मतलब है इसकी कुल लंबाई 576 है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर ही है। देखिए, इसका अफवाह प्रतिरूप अगर देखें तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ही ये क्या करती है, प्रवाहित होती है। इसका जो मोहाना ये देखिए खंभात की खाड़ी है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये भारत का मैप है, ये राजस्थान है, और ये कचकरण और ये खंभात की खाड़ी है, यानी कि ये खंभात की खाड़ी के अंदर जाकर अपना मुहाना बनाती है। खंभात की खाड़ी को केम्बे की खाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। ये जो माही नदी है जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, कहने का मतलब 2 बार काटती है। कैसे, एक तो डूंगरपुर में, फिर आगे जाके बांसवाड़ा को भी काटती है ना, बांसवाड़ा में भी जाती है। तो इसका मतलब है बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये नदी दो जिलों में बहती है। इसको ट्रॉफी ऑफ कैंसर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये जो नदी है, एक तो जो कैपिटल ए है, ए की आकृति बनाती है, और जो कैपिटल यू है, यू की आकृति बनाती है, और जो शिवलिंग की आकृति भी ये बनाती है। ठीक है, तो ये आपकी कांतली नदी माही नदी है। अगर इसकी नदी को अलग अलग उपाधियों के भी नाम से जानते हैं। इसको काठल की गंगा भी कहते हैं, बागड़ की गंगा भी कहते हैं, और आदिवासियों की गंगा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह नदी त्रिवेणी संगम, यानी कि ये नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, त्रिवेणी संगम देखिए कैसे बनाती है। त्रिवेणी बेणेश्वर डूंगरपुर में बनाती है। यहाँ पर डूंगरपुर में बेणेश्वर जो धाम है वहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि त्रिवेणी संगम क्या होता है। ऐसा स्थान जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती है उसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो राजस्थान में 3 जगह ऐसे हैं जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। एक तो मैनाल भीलवाड़ा, एक रामेश्वरम सवाई माधोपुरम, और एक आपका है बेणेश्वर धाम यानी कि डूंगरपुर में। देखिए कैसे, देखिए एक नदी है आपकी झाकम, एक है सोम, और एक है आपकी माही। देखिए, झाकम जो नदी है ये भावर माता की पहाड़ियों यानी कि प्रतापगढ़ से निकलती है, और ये जो
सोम नदी ये बीछामेड़ा उदयपुर की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। बीछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है। और एक ये आपकी माही जो ये कहाँ से निकलती है, आपके जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है। मध्य प्रदेश से निकलकर ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद में देख लीजिए इसका लोकेशन। फिर ये कहाँ जाती है, आपके बांसवाड़ा में जाने के बाद में ये कहाँ जाती है, आपके डूंगरपुर में जाती है। फिर इधर से आपकी झाकम नदी प्रतापगढ़ यानी कि भंवर माता की पहाड़ियों से आने के बाद में ये पहले कहाँ जाती है, आपके उदयपुर में जाती है। और फिर उदयपुर के बाद में ये कहाँ आती है, डूंगरपुर में आती है। इसके बाद में उदयपुर से बीछामेड़ा की पहाड़ियों से सोम नदी निकलती है। और ये कहाँ आती है, आपकी वही डूंगरपुर में आती है। और ये कहाँ, बेणेश्वर धाम पे आकर तीनों नदियाँ आकर मिल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनता है। इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए सहायक नदियों में देखिए सोम भी है जो बीछामेड़ा की पहाड़ी से निकलती है, झाखम नदी है भंवर माता की पहाड़ी से निकलती है, भादर नदी है, अनास नदी है, हरण नदी है, चाप नदी है, एराव नदी है। तो ये तो छोटी छोटी नदियां। वैसे आप इसकी सहायक नदियों के बारे में भी अच्छी तरह से समझना आपको पड़ेगा, क्योंकि माइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में है सोम नदी। सोम नदी देखिए, सोम नदी आपको पता है कि बीछामेड़ा की पहाड़ियाँ खेरवाड़ा तहसील और उदयपुर से ही निकलती है। ये बेणेश्वर में संगम बनाती है, यानी कि ये त्रिवेणी संगम बनाती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखिए एक तो झाकम है, एक सारनी है, एक गोमती है, और एक आपकी टी और डी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टी और डी। टी डी जो नदी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आप अगली जो नदी है जो मैंने अभी बताया था आपको, झाखम नदी है, ठीक है। झाखम नदी की अगर बात करें तो देखिए झाखम नदी का उद्गम है, आप कहाँ पे है, उद्गम कहाँ पे इसका, भंवर माता की पहाड़ियाँ छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से ये निकलती है। और ये नदी अफवाह तंत्र देखिए कहाँ कहाँ जाती है। देखिए सबसे पहले तो ये निकलती है, ये निकलती है प्रतापगढ़ भंवर माता की पहाड़ी से। फिर ये जाती है उदयपुर में। उदयपुर के बाद में कहाँ जाती है, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर के बाद में सोम नदी के अंदर मिलती है। फिर बाद में ये त्रिवेणी संगम बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करमई या करमाई भी कहते हैं इसको, सूकली नदी भी इसको कहते हैं, ठीक है। अगली नदी है काकनी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काकनी नदी हमारे जो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में ये निकलती है, यानी कि कहाँ से निकलती है, ये कोठारी गांव है जैसलमेर में। और कोठारी गांव के फतेहगढ़ तहसील से निकलती है। और ये सिर्फ से 17 किलोमीटर बहने के पश्चात सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी है, ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है, काकनी नदी है, ठीक है। और सबसे बड़ी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है, आपकी कांतली नदी है, ठीक है। और ये मुहाना कहाँ बनाती है, भुज झील में। ये भुज झील का निर्माण करती है। और ये भुज झील कहाँ है, जैसलमेर में। तो देख लीजिए कांकने नदी को अलग अलग नामों से भी जानते हैं, यानी कि इसको कांकने भी कहते हैं और मसूरदी भी कहते हैं, ठीक है। कांकने भी कहते हैं इसको, मसूरदी भी कहते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात नदी का नाम है पश्चिमी बनास नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पश्चिमी बनास नदी वैसे सिरोही से निकलती है। इसका दूसरा नाम है क्या, नया सानवाड़ा, ठीक है, नया सानवाड़ा, यानी कि इसका उद्गम है नया सानवाड़ा सिरोही से। इसका अफवाह है, यानी कि बनासकांठा कच्छ, यानी बनासकांठा कहाँ है, गुजरात में। और कच्छ भी कहाँ है, गुजरात में। ये बनासकांठा और कच्छ में ये अफवाह तंत्र इसका है। विशेष क्या है, ये आबू शहर और डीसा शहर, यानी कि दो ऐसे बड़े शहर हैं, आबू शहर राजस्थान सिरोही वाला और डीसा शहर गुजरात वाला, इसी नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। तो इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो सहायक नदियों में देख लीजिए सूकली, सीपू, गोहलन और कुकड़ी, ये इसकी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। तो देख लीजिए इसमें मैप में भी देख लीजिए आप, देखिए जैसलमेर में है, जैसलमेर में काकनी नदी है, ठीक है। काकनी नदी देखिए जैसलमेर में इसका उद्गम होता है। और जैसलमेर में मुहाना बनाती है कहाँ, भुज झील के अंदर। तो ये तो आपकी काकनी नदी होगी। इसके बाद मैंने पश्चिमी बनास नदी बताया था, देखिए सिरोही जिले के अंदर देखिए ये निकलती है, यानी कि नया सानवाड़ा से निकलती है। और ये देखिए नीचे की तरफ बहने के बाद बनासकांठा और ये बनासकांठा
और कच्छ के रण के अंदर ये मुहाना बनाती है। ओके, इसके बाद में साबरमती नदी है। देखिए साबरमती नदी यानी कि उदयपुर, देखिए इधर देखिए ये मैप में भी साबरमती उदयपुर से निकलती है, ये भी क्या है बनासकांठा में आकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद में वाकल नदी, ये वाकल नदी भी यहीं पे आके मिल जाती है। ओके, देखते इसको अच्छी तरह से। साबरमती नदी देख लीजिए आप, साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, पदराना की पहाड़ियाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि साबर नदी कहाँ से निकलती है, पदराना की पहाड़ियाँ से निकलती है, कोटड़ी तहसील उदयपुर से निकलती है, और इसकी लंबाई है 416 किलोमीटर है, क्योंकि ये राजस्थान और गुजरात में बहती है, तो ये कुल लंबाई 416 किलोमीटर, और राजस्थान में इसकी कितनी लंबाई है, 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका अफवाह तंत्र देखिए बनासकांठा और खंबात की खाड़ी, मैंने आपको खंबात की खाड़ी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में इसकी विशेष बात क्या है, यानी कि आपको पता है साबरमती आश्रम है, यानी कि 1915 में गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे पे है, आपकी साबरमती नदी के किनारे। फिर गांधीनगर, यह जो गुजरात का जो कैपिटल है, ये गांधीनगर इस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। ओके, इसकी सहायक नदियां हैं वाकल, हतमती, सेई, मेशवा और वेतरक और माचक, ये इसकी क्या है नदियां हैं, सहायक नदियां। अगली 10वें नंबर की नदी पढ़ते हैं अपन। देखिए 10वें नंबर की नदी में क्या है, वाकल नदी। देखिए वाकल नदी गोगुंदा कहाँ है, उदयपुर के अंदर, यानी गोगुंदा से निकलती है, यानी कि गोरेगांव की पहाड़ियों से ये निकलती है, गोरेगांव की पहाड़ियों से नदी निकलती है आपकी वाकल। ठीक है, गोगुंदा और वाकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस इतना, इसमें ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। फिर है साबी नदी। साबी नदी आपको पता है जयपुर से निकलती है, और जयपुर में कहाँ, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, और सेवर की पहाड़ियों से निकलने के बाद ये जयपुर की और सीकर की दोनों की सीमा बनाते हुए, देखिए इसका अफवाह तंत्र कहाँ से कहाँ जाती है। देखिए पहले जयपुर में, फिर अलवर में, फिर गुड़गांव में, और फिर पटौदी गांव के में समाप्त हो जाती है। इसकी सहायक नदी है सोटा नदी। कौन सी नदी है, सोटा नदी। ओके, नेक्स्ट नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी भी कहाँ से निकलती है, जयपुर से, और उद्गम कहाँ होता है इसका, बेराट की पहाड़ियों से। देखिए बेराट की पहाड़ियां है ना, भाबरू का शिलालेख वगैरह है, सम्राट अशोक का मिला है ना, जिसको बौद्ध धर्म में ये सत्यता प्रदान करता है, भाबरू का शिलालेख। तो ये बेराट की पहाड़ियों से निकलती है, और ये कहाँ, देखिए आपको पता था दौसा जाएगी, दौसा से भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में ये कहाँ, यमुना नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, इसकी विशेष बात यह है कि आपको पता है जयपुर के अंदर जो रामगढ़ जो बांध है वो इस नदी पे बस किनारे पे है। दूसरा अजान बांध आपको पता है कहाँ है, भरतपुर में। तो रामगढ़ बांध और अजान बांध इस नदी के पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए मेंथा नदी है। मेंथा नदी जयपुर से ही निकलती है, मनोहरपुर जो आपके मनोहरपुर शाहपुरा है ना, वहां से निकलती है, यानी कि मनोहरपुर से निकलती है। और इसका अफवाह तंत्र, मनोहरपुर से ये कहाँ जाएगी, अलवर, अलवर से सांबर, जो सांबर झील है अपनी जयपुर की, सांबर में जाकर ये मिल जाती है। इसके बाद में है अगली नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी कहाँ निकलती है, अलवर से निकलती है, यानी कि उदयनाथ की पहाड़ियों से ये निकलती है। उदयनाथ की पहाड़ियां हैं थानागाजी के अंदर, ये है ना अलवर। ओके, अफवाह तंत्र इसका क्या है, अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, भरतपुर के बाद में जो भरतपुर का एक कुशलपुर से ये क्या, कुशलपुर में ये समाप्त हो जाती है। इसके बाद में है आपकी नदी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी देखिए ये अजमेर से निकलती है, ठीक है, अजमेर से फिर ये जयपुर जाएगी, जयपुर के बाद में ये सांबर झील के अंदर है, सांबर झील के अंदर ये मिल जाएगी, सॉरी सांबर झील के अंदर ये क्या करेगी, मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 16वें नंबर की नदी है आपकी बनास नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत ध्यान से डिटेल से पढ़िएगा। ये नदी है बनास। देखिए वैसे बनास नदी कहाँ से निकलती है, राजसमंद, राजसमंद की कौन सी पहाड़ियों से, खमनोर की पहाड़ियों से ये निकलती है, और खमनोर की पहाड़ियां हैं कुंभलगढ़ राजसमंद में। देखिए ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है 512
किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है। देखिए मैंने बताया था 3 ऐसी नदियां हैं जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। पहले मैंने आपको लूनी बताया था, तो लूनी कौन कौन से जिले में जाती है? देखिए अजमेर, ठीक है, अजमेर के बाद में जाएगी नागौर, ओके, नागौर के बाद में जोधपुर, और जोधपुर के बाद में ये जाएगी पाली, पाली के बाद में बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद में ये कहाँ जाएगी? जालौर, ठीक है, जालौर। ये 6 ऐसे जिले हो गए। तो 6 जिलों में बहने वाली नदी है पश्चिमी राजस्थान की लूनी नदी, जिसको मारवाड़ की जीवन रेखा भी कहते हैं और मरुस्थल की गंगा भी उसको कहते हैं। और ये जो नदी है, ये 6 जिले कौन कौन से हैं इसको भी आप देख लीजिए। राजसमंद, राजसमंद से जाएगी कहाँ? चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक, और टोंक के बाद में सवाई माधोपुर। तो आप इसको जूम करके देखिए। ये देखिए, देखिए राजसमंद है, राजसमंद के बाद में देखिए ये कहाँ जा रही है? चित्तौड़गढ़ जा रही है, ठीक है। चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कहाँ जा रही है? आपकी भीलवाड़ा में जा रही है, भीलवाड़ा के पश्चात ये अजमेर में जा रही है, अजमेर के बाद में कहाँ जा रही है? टोंक में, टोंक के बाद में सवाई माधोपुर, ठीक है। एक बार फिर से देखिए इसको, राजसमंद, देखिए बनास ने राजसमंद, राजसमंद के बाद में देखिए ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में देखिए अजमेर, अजमेर के बाद में कहाँ है? टोंक, और फिर सवाई माधोपुर में जा रही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात अपन करते हैं। देखिए सहायक नदी कौन कौन सी है, इसको भी थोड़ा डिटेल से देखिएगा। सहायक नदियों में देखिए एक तो दायां भाग से आकर मिलने वाली नदी और एक बायां भाग से आकर मिलने वाली नदी। तो दायां भाग से आकर मिलने वाली बेड़च नदी और मैनाल नदी है, और बायां भाग से मिलने वाली नदी है कोठारी, खारी और मासी नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये इसमें त्रिवेणी संगम होते हैं, 3 संगम होता है, ठीक है। देखिए एक तो बनास, बेड़च और मैनाल, यानी कि बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। एक है बनास डाई खारी, यानी कि देवली टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है, और बनास चंबल और सीप ये रामेश्वरम में बनता है, कहीं सवाई माधोपुर में। तो ये बनास के त्रिवेणी संगम है, 3 संगम बनाती है, ठीक है। एक तो बिंगोद भीलवाड़ा में, एक टोंक देवली के अंदर, और एक रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर। तो बिंगोद में कौन कौन सी नदियाँ आके मिलती है? एक तो बनास मिलती है, बेड़च मिलती है, और एक मैनाल मिलती है, ठीक है, बिंगोद में। फिर बनास, फिर डाई, और फिर खारी देवली के अंदर टोंक में। फिर बनास, चंबल और सीप, ये कहाँ है? रामेश्वरम, ठीक है, सवाई माधोपुर में। तो ये संगम बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में खारी नदी है। देखिए अब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। खारी नदी है, राजसमंद, उद्गम कहाँ होता है? बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद से, ठीक है। कोठारी नदी है, कोठारी कहाँ से है? ये भी राजसमंद से, दिवेर की पहाड़ियाँ, इनका उद्गम ध्यान दीजिएगा। खारी नदी बिजराल की पहाड़ी, राजसमंद, कोठारी नदी राजसमंद, दिवेर की पहाड़ी, और ये राजस्थान भीलवाड़ा और बनास नदी में ये मिल जाती है, ठीक है। यानी कि भीलवाड़ा के बाद में ये बनास नदी में मिल जाती है। फिर बाद में आयड़ नदी है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आयड़ नदी की अगर बात करें तो आयड़ नदी का उद्गम कहाँ होता है? आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा में उदय सागर झील तक ये आयड़ कहलाती है। फिर बाद में आयड़ नदी को उदय सागर झील के बाद इसको बेड़च नदी कहते हैं। तो आयड़ और बेड़च नदी, फिर से सुनिए, आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा से निकलता है, तो गोगुंदा से ये उदय सागर जो झील है वहां तक तो इसका नाम आयड़ होता है। फिर उदय सागर झील के बाद निकलने के बाद में ये क्या नाम से जानी जाती है? बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम देखिए गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से, ये 190 किलोमीटर बहती है। ये देखिए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और फिर बाद में बनास नदी के अंदर आकर अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है आपकी नदी, अब तो छोटी छोटी नदियां हैं डियर फ्रेंड्स। अब देखिए मानसी नदी, मानसी नदी भीलवाड़ा से, भीलवाड़ा के कहाँ से?
करणगढ़ गांव से निकलती है और ये भीलवाड़ा से अजमेर के अंदर किस मिल जाती है, खारी नदी के अंदर मिल जाती है। डियर फ्रेंड्स, आप जो भी मैं नदियां पढ़ा रहा हूँ तो जैसे जैसे ये मैप बने हुए हैं, मैप के अकॉर्डिंग आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आसान तरीके से आपको समझ में भी आएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद में आपकी मासी नदी है। मासी नदी देखिए किशनगढ़ पहाड़ी अजमेर से निकलती है, किशनगढ़ से निकल टोंक, टोंक से फिर कहाँ मिलती है, बनास नदी में। इसके बाद में डाई नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए डाई नदी है अरावली पहाड़ी यानी नसीराबाद अजमेर से ये निकलती है। अजमेर के बाद यानी कि नसीराबाद से टोंक के में केंद्र किस में आके मिल जाती है, बनास नदी यानी कि बिशलपुर जो बांध है उसमें आकर ये मिल जाती है। इसके बाद में ढील नदी टोंक में, ठीक है। और टोंक के बाद में ये सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर में जाकर ये बनास नदी में मिल जाती है। इसके बाद में है मोरेल नदी। मोरेल नदी कहाँ से, जयपुर की जो चैनपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं यानी कि बस्सी के अंदर वहाँ से निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद में ये दौसा जाएगी, दौसा से सवाई माधोपुर के बाद में बनास नदी के अंदर आकर मिल जाती है। डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी नदियाँ आपको उद्गम देखना है और ये कहाँ से निकलती है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में करौली जिले की नदियाँ। देखिए करौली जिले की कुछ नदियाँ हैं, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा कंफ्यूज होने की बातें हैं तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक गंभीर नदी है, एक गंभीरी नदी है, ठीक है। देखिए गंभीर नदी, देखिए ये तो गंभीर है और एक गंभीर नदी है, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, थोड़ा इसको ध्यान में देख लीजिए। गंभीर नदी है करौली तहसील, ठीक है। करौली तहसील से ये सवाई माधोपुर में करौली के बाद में ये कहाँ जाएगी, आपकी भरतपुर में जाती है, ठीक है। इसके बाद में कालीशील नदी है, इसका उद्गम सपोटरा तहसील मोरेल नदी के अंदर जाके मिलती, और मोरेल जाके किसमें जाके मिलेगी, बनास नदी में मिल जाती है। एक है पार्वती नदी, ये पार्वती नदी भी करौली की नदी है, ठीक है। और ये गंभीर नदी, ये देखिए ये आपकी है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है, फिर बाद में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, और चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के पश्चात ये बेड़ज नदी में मिल जाती है। तो इस जल को लेकर ये बनास में मिल जाती है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ये जो नदियां हैं, ये नदियां देखिए गंभीरी, कालीशील नदी, पार्वती और गंभीर और गंभीरी, ये चार ऐसी नदियां हैं जो करौली जिले के अंदर बहती हैं, और इसको आप बहुत डिटेल से ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता ही है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। चंबल नदी है, ठीक है। चंबल नदी देखिए जनापाव की पहाड़ी, इंदौर जिला, महू तहसील और मध्य प्रदेश से ये निकलती है, ठीक है। ये इस नदी का नाम चरणवती और कामधेनु भी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई देखिए, इसकी लंबाई है, कुल लंबाई 1022 किलोमीटर है, और राजस्थान में ये सिर्फ 322 किलोमीटर ही ये बहती है, और ये 6 जिलों के अंदर बहती है। परसेंट अगर देखें तो 20.9% इसका आवास क्षेत्र है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ करती है, चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। ये कौन सा जलप्रपात बनाती है, चूलिया जलप्रपात। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो 18 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद में इस पर 4 बांध बने हुए हैं, ठीक है। फिर बाद में हम मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे, पहले इसको देख लीजिएगा। 4 बांध बने हुए हैं, 4 बांध देख लीजिए। एक बांध तो आपका कहाँ बना हुआ है, मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध आपका चित्तौड़गढ़ में, तीसरा कोटा में, और चौथा भी कोटा में। तो देखिए पहला है गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और फिर दूसरा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। तीसरा है जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज कोटा के अंदर बना हुआ है। तो ये देख लीजिए, इसका मैप ऐसे बनता है, तो इसको आप सीक्वेंस ऐसे याद कीजिएगा, ओके। एक यहाँ पे ये मध्य प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में तो आपका गांधी सागर बांध बनेगा। इसके बाद में आएगा आपका चित्तौड़गढ़, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर राणा प्रताप सागर बांध। फिर इसके बाद में जवाहर सागर बांध आएगा, ये आपका कोटा के अंदर है। फिर बाद में कोटा बैराज आएगा, ये कोटा के अंदर। तो ये 4 बांध बने हुए हैं इस नदी के किनारे पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा।
अब इस नदी की कुछ विशेषताओं की बात अगर करें तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए चंबल नदी द्वारा अवनाली का अपरदन होता है, जिसे हम बीहड़ भूमि, बेडलैंड भूमि यानी उत्खात भूमि कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े गहरे गहरे खाइयां बनी हुई है, गड्ढे बने हुए इस नदी में, तो इसको बेडलैंड भूमि कहते हैं, उत्खात भूमि। जिसमें फसल नहीं की जाती उसको उत्खात भूमि कहते हैं। ये अवनाली का प्रदान करने वाले, इसके अंदर एक जलीय जीव पाया जाता है, और उस जलीय जीव का है एक तो घड़ियाल, एक गांगी सूंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में इस नदी को देखिए, चंबल नदी विश्व धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को के अंदर। और ये प्रतिरूप कैसा है, एक प्रवृत्ति और एक वृक्षाकार, यानी प्रवृत्ति का मतलब हो गया ऐसी नदी जो पहले भी वहीं पे बहती है और आज भी वहीं पे बहती है, क्योंकि चाहे इसके अवरोध आए इसके अपवाह क्षेत्र में, तो उसको काटकर उसी जगह उसी रास्ते में ये बहती है, तो ये प्रवृत्ति, जिसका उदाहरण आपको चंबल नदी है, ठीक है। और राजस्थान भारत के अंदर आपको पता है जैसे गंगा है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है, ये सभी की सभी प्रवर्ती है, ठीक है। और राजस्थान भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की जो अनुवर्ती नदियाँ, ठीक है, और ये वृक्षाकार प्रतिरूप बनाती है, यानी कि वृक्ष, जैसे देख लीजिए, यानी कि ये ऐसी नदी है, इसके और आकर इसके ऊपर अनेक नदियाँ भी आप इसमें आकर मिल जाती है। सहायक नदी तो एक वृक्ष की आकृति जैसा आकृति बनाती है, तो इसके लिए उसके वृक्षाकार एक आकृति बने प्रतिरूप बनाती है। देखिए इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी सहायक नदियों में बायां भाग से मिलने वाली नदियां हैं, एक तो कुरल, एक मेज और एक बामनी नदी, ओके। और दाएं भाग से मिलने वाली नदी है कुन्नू, पार्वती, नेमाज और कालीशील, और एक है मड़ू नदी, ठीक है। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम करता हूं तो देखिए ओके, ये देखिए आप देखो, ये आपकी चंबल नदी है, ठीक है। और चंबल नदी के बाद में ये देखो चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ में जाकर क्या करती है, ये प्रवेश करती है। फिर बाद में देख लीजिए ये 6 जिलों के अंदर ये जाती है, और फिर यमुना नदी के अंदर आकर मिल जाती है इटावा के अंदर, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। अब अगली नदी है कुराल नदी। कुराल नदी देखिए उपरमाल यानी क्या है, यानी कि उपरमाल का पठार भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा से ये प्रवाहित होने के बाद में इसका अफवाह क्षेत्र चंबल में विलय, यानी कि बूंदी के अंदर चंबल में आकर ये मिल जाती है। अगली नदी देखते हैं। देखिए डियर फ्रेंड, चंबल नदी भी 6 जिलों से प्रवाहित होती है। देखिए चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ कोटा के बाद में बूंदी के बाद सवाई माधोपुर करौली, और करौली के बाद में ये धौलपुर, ये 6 जिलों में प्रवाहित होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अफवाह तंत्र की बात अगर करें, सॉरी इसमें कोई नदी रह गई है, हाँ कुराल नदी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुराल नदी देखिए भीलवाड़ा उपरमाल का पठार बूंदी में चंबल में आकर ये मिल जाती है। इसके बाद में है अगली नदी है आपकी, कौन सी नदी है, मेज नदी। देखिए मेज नदी कहाँ से निकलती है, मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा से निकलती है, और ये भीलवाड़ा के बाद बूंदी में कहाँ, चंबल में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बाजन है, कुराल है और मांगली है, ठीक है। और मांगली की भी सहायक नदी है एक घोड़ा पछाड़ नदी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं, एक नदी है घोड़ा पछाड़ नदी, ठीक है। मांगली की सहायक नदी ये, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर यहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो ये बिजोलिया झील यानी बूंदी से निकलती है, बिजोलिया झील से मांगली में मिल जाती है। एक बामनी नदी है चित्तौड़गढ़ में, हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से निकलती है। अफवाह क्षेत्र इसका चित्तौड़ में चंबल में ये मिल जाती है। एक है आपकी चाकन नदी यानी कि बूंदी में, ये बूंदी में इसका उद्गम होता है, ये सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में मिल जाती है। इसके अलावा आलनिया नदी है कोटा में, चंबल में ये मिल जाती है। इसके अलावा देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो है मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं और हमारे राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। देखिए और वे सभी की सभी सहायक नदियां हैं किसकी, चंबल नदी की। देखिए एक तो कूनू नदी है, आपको ध्यान इतना ही रखना है, ठीक है। एक नेवाज नदी है, पार्वती नदी है, परवन नदी है, काली सिंध नदी और आड़ू नदी, ये
6 नदियां ऐसी है जो चंबल नदी में आकर मिलती है, और चंबल की ये सहायक नदी और दाएं भाग से आकर इसमें मिल जाती है। देखिए जैसे अगर देखिए कुनू नदी प्रवेश करती है बारा में, फिर एमपी के अंदर जाती है, और फिर बाद में करौली में चंबल में ये मिल जाती है। इसके बाद नेवाज नदी है, प्रवेश झालावाड़ में करती है, झालावाड़ में प्रवेश झालावाड़ में परवन नदी में आकर ये मिल जाती है। फिर पार्वती है, बारा में प्रवेश करती है, सवाई माधो फिर चंबल में मिल जाती है। परवन नदी है झालावाड़ में, बारा कोटा में आकर फिर काली सिंध में मिल जाती है, क्योंकि काली सिंध फिर जाके किस में मिलती है चंबल नदी में। इसके बाद काली सिंध है झालावाड़ से बारा से कोटा, और कोटा के बाद में चंबल में मिल जाती है। फिर आड़ू नदी है झालावाड़ में, काली सिंध में ये मिल जाती है। इसके बाद में आगे बात करें तो डियर फ्रेंड्स, राजस्थान की ये जो नदी वाला जो सेशन है ये पूरा होता है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे राजस्थान की जो झीलें हैं, लेक हैं, यानी कि खारे पानी की झील और मीठे पानी की झीलों को बहुत ही अच्छी डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए, लगातार नोट्स बनाते रहिए, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है लोगों तक शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, आगे मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।